हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम लघु पाराशरी का संज्ञा अध्याय चल रहा है और 8वां और 9वां श्लोक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं 8वें श्लोक की एक संस्कृत स्लाइड है उसको प्रेजेंट करता हूँ। उसका संस्कृत वर्जन ये है। लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेशा साह्य चर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। इसका मीनिंग ये है कि जन्म लग्न से दूसरे और 12वें स्थान के जो स्वामी है वो इतर स्थान के स्वामी के साथ या फिर इतर स्थान के साथ संबंध करते हैं तो उस स्थान के हिसाब से शुभ अशुभ फल देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जन्म लग्न किसको कहते हैं। तो लग्न जो नॉर्मली होता है उसको जन्म लग्न कहते हैं। चंद्र राशि जिस स्थान में होती है उसको चंद्र लग्न कहते हैं। उसी को लग्न बना के फर्स्ट हाउस में हम रखे तो चंद्र लग्न कहते हैं। बट जन्म लग्न नॉर्मली जो कुंडली होती है हमारी उसके अंदर जो लग्न पहला आता है उसको हम जन्म लग्न कहते हैं। उसके दूसरे और 12वें स्थान के बारे में बात की गई है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली ये रही सिंह लग्न की है एग्जाम्पल के तौर पे। उसका दूसरे स्थान में कौन सी राशि आती है तो कन्या राशि आती है और 12वें स्थान में कर्क राशि आती है। तो इन दोनों स्थान के जो स्वामी हैं वो इतर स्थान या फिर इतर स्थान के स्वामी के साथ संबंध करते हैं तो उसके हिसाब से फल देते हैं। तो अभी जो हम देख सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली में कन्या कन्या राशि है वो सेकंड हाउस में आती है। तो सेकंड हाउस का मालिक होता है बुध। बुध कहाँ है? वो बुध है वो 9वें स्थान में है विराजमान, मंगल के स्थान। और 12वें स्थान का मालिक है चंद्र। चंद्र का मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये कुंडली पेश कर रहा हूँ आपके सामने। सो अभी हम देखेंगे कि बुध मंगल के साथ बैठा है 9वें स्थान में। तो मंगल बुध है वो दूसरे स्थान के साथ अभी संबंध कर रहा है बुध, यानी मंगल के साथ भी संबंध कर रहा है और 9वें स्थान में बैठा हुआ तो 9वें स्थान से भी संबंध कर रहा है तो उसके हिसाब से फल देता है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि हमने दो सेकंड और 12वें हाउस में जो दूसरे स्थान की बात की, लेकिन हम अगर माने कि भाई 5वें स्थान में अगर स्वामी की बात की और राशि की बात की तो हम ये देखते हैं कि दो ग्रह ऐसे हैं कि इसके चंद्र और सूर्य ऐसे है कि जिसको एक ही राशि का प्रभुत्व दिया गया है तो उनके लिए क्या मैटर होगा। तो देखिए पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे श्लोकों में कि चंद्र और सूर्य को ज़्यादातर मारक नहीं माना जाता है क्योंकि उनको मारक दोष नहीं लगता है। लेकिन कुछ भी आप कर लीजिए, लेकिन चंद्र और जो सूर्य है वो ज़्यादा प्राण नाश नहीं करते, लेकिन द्रव्यनाश, कलेश, चिंता वो सब ज़्यादा फल देते हैं। बाकी ऐसा माना गया है कि चंद्र और सूर्य को मारक दोष नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एकदम मार नहीं देते हैं, आपके प्राण नाश नहीं कर देते हैं। बट नॉर्मली हम देखें कि द्रव्य नाश यानी कोई आपको लिक्विड इनकम में प्रॉब्लम होना, कलेश, गर्मी या फिर चिंता, टेंशन हो, तो उस फल को आप समझने के लिए आपको चंद्र और सूर्य को देखना पड़ता है। उसको एक ही राशि का स्वामित्व दिया गया है तो वो दोष रहित है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। तो इसके चंद्र और सूर्य के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। इसके लिए भी मैंने एक बताया है आपको कि कन्या लग्न की कुंडली है उसके अंदर सूर्य है वो 10वें स्थान में विराजमान है, लेकिन वो एक ही राशि है, एक ही राशि का मालिक है। सूर्य सी राशि का ही मालिक है, उसकी दूसरी कोई राशि नहीं होती है। तो वो सूर्य अपने हिसाब से ही फल देगा, उसके लिए कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो प्राण नाश नहीं करेगा, लेकिन दूसरे कुछ ना कुछ टेंशन आपको देता रहता है। अब बात करते हैं 9वें श्लोक की, जिसकी संस्कृत स्लाइड ये है मैंने जो आपको दिखाई है। उसका संस्कृत वर्जन है कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद स एव शुभ संदाता लग्नाधीशो दपि चेत्स्वम। इसका मीनिंग ये है कि भाग्य स्थान से जो 12वां स्थान होता है वो 8वां स्थान आता है। वो 8वां स्थान होता है वो शुभ फल कभी देता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ एक कुंडली आपको दिखा रहा हूँ। इसका भाग्य स्थान कौन सा है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है और मकर राशि है भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान से 12वां स्थान कौन सा आता है? 8वें स्थान। तो 8वां स्थान मैंने आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मीन्स क्या 8वां स्थान आ गया 12वां स्थान।
12 तक गिने हम तो 8वां स्थान आता है। तो 8वां स्थान का मालिक जो होता है वो आपको कभी शुभ फल नहीं देता है। लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन ऐसी है कि अगर अष्टमेश लग्नेश बनता हो तो वो फिर शुभ फल देता है आपको। नॉर्मली एक रूल है कि लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है। तो इसी तौर पे लग्नेश अगर आपका अष्टमेश बन रहा है या फिर अष्टमेश लग्नेश बन रहा है तो ये फिर आपको शुभ फल ही देंगे। बाकी नॉर्मली आप कुंडली कोई भी देख लीजिए, उसके अंदर आपको अष्टमेश का नंग पहनना हो, विधि करनी हो या फिर जाप करना हो, उसके उसके रिगार्डिंग रेमेडीज करनी है, तो आप प्लीज़ अष्टमेश के बारे में मत कीजिए, क्योंकि वो आपको शुभ फल देता ही नहीं है। तो इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी जो आपको बताया कि तुला लग्न और मेष लग्न की कुंडली में यहाँ बताता हूँ आपको। मेष लग्न के अंदर मैंने यहाँ मेष लग्न की कुंडली रखी है। मेष लग्न के अंदर अष्टमेश जो बनता है वो वृश्चिक है। और अष्टमेश मंगल होता है। मेष लग्न का मालिक भी मंगल है, लग्नेश उसका मंगल होता है। और 8वें स्थान में भी मंगल की राशि आती है। तो ये मेष लग्न के अंदर अष्टमेश भी आपको शुभ फल देता है। साथ ही साथ मैंने एक तुला लग्न की भी कुंडली आपके सामने पेश की है। तुला लग्न की कुंडली में आपको 7 लग्नेश होता है शुक्र, और एट 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 हाउस 8 हाउस होता है। 8 हाउस का मालिक भी होता है शुक्र। तो आपको इन दोनों कुंडलियों में आपको अष्टमेश भी शुभ फल देता है। बाकी कोई भी कुंडली आप देख लीजिए, अष्टमेश आपको शुभ फल नहीं देता है। तो अष्टमेश के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। तो आज हमारे 2 श्लोक यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।